बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने स्टार्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज के लेक्चर से पहले आई होप कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ट्रेडिंग अकाउंट का थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को मेंशन करते हैं और उनका जब डिफरेंस लेते हैं तो अगर इफ इट्स प्रॉफिट देन इट इज रिटन ऑन द डेबिट साइड, और अगर इफ इट्स लॉस इट्स रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, और ये ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट होता है। The next thing which we are going to prepare is profit and loss account. Profit and loss account के अंदर भी हम लोग एक्सपेंसेस और इनकम को ही ट्रीट करते हैं, लेकिन नेचर ऑफ एक्सपेंसेस और नेचर ऑफ इनकम जो है वो तब्दील हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम हम ट्रीट नहीं करते हैं, हम इसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। Let's go through what's written in the book. The particulars required for preparing profit and loss account are available from the trial balance. Only indirect expenses and indirect revenues are considered. The account starts from the result of trading account. All indirect expenses from the trial balance are transferred on the debit side of it, and all indirect revenues on the credit side. जी बिल्कुल उसी तरीके से हमने जिस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, डेबिट साइड पे हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे थे ट्रेडिंग अकाउंट के, और क्रेडिट साइड पे डायरेक्ट रेवेन्यूज का सोर्सेज लिखे थे। इसी तरह ही हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, तो डेबिट साइड के ऊपर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे और क्रेडिट साइड के ऊपर हम इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इनकम लिखेंगे। लेकिन ये तमाम चीजें लिखने से पहले हम लोग जो बैलेंस है ट्रेडिंग अकाउंट का वो ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। सपोज अगर वो एक प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हुआ है, हमें ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि वो एक क्रेडिट साइड का बैलेंस है तो हम उसको क्रेडिट साइड के ऊपर लिख देंगे। अगर वो खुदा ना खास्ता लॉस हो तो वो, क्योंकि लिखा क्योंकि बैलेंस वो डेबिट साइड पे होगा, लिखा वो क्रेडिट साइड पे होगा, लेकिन जब हम ट्रांसफर करेंगे तो उसे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की साइड पे हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले you have to write the name of the business, then you have to write profit and loss account for the year ended 31st December 1990। और अमूमी तौर पे जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो दोनों इकट्ठे ही बना देते हैं। तो उसकी हम मेंशन करते हैं, सबसे पहले हम नेम ऑफ द बिजनेस लिखते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के और नीचे उसकी डेट मेंशन कर देते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 1990। जब हम कोई सवाल हल करेंगे तो आई विल शो यू द फॉर्मेट कि हमने क्या फॉर्मेट कॉपी फॉरवर्ड सॉरी जो है जिसको कैरी ऑन लेके चलना है हमने। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी हम लोग डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस भी हम लोग डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस की अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं which cannot be traced back to the cost of goods। यानी कि अगर आपने परचेजेस कुछ की हैं तो जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं इनडायरेक्ट नेचर के, वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स के अंदर, सोल्ड के अंदर, सॉरी परचेजेस के अंदर आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको ट्रेस बैक आप नहीं कर सकते। ये मैं बहुत आसान कोशिश कर रहा हूँ कि आसान अल्फाज में आपको समझाऊं। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे ट्रेस बैक नहीं हो सकती। दीज आर द एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। देखिए जी, अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आपने कारोबार स्टार्ट किया है, आपने मैनेजर हायर किया है, आपने 3-4 महीने कोई परचेजेस या कोई सेल नहीं की, तो क्या आप मैनेजर की सैलरी नहीं देंगे? जी, आपने क्योंकि सेटअप बनाया तो आप मैनेजर की सैलरी देंगे।
सेल या परचेज आप जितनी मर्जी करें, आपको मैनेजर की सैलरी देनी पड़ेगी और मैनेजर की सैलरी फिक्स्ड होती है। इसी तरह से बहुत सी एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि आपको रिगार्डलेस ऑफ योर परचेजेस एंड सेल्स आपको वो एक्सपेंसेस पूरे करने पड़ते हैं और भरने पड़ते हैं। ये तमाम के तमाम एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शुमार होते हैं और डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। सैलरीज ऑफ मैनेजर है, अकाउंटेंट की सैलरी है, ऑफिस क्लर्क की सैलरी है, ऑफिस रेंट है। आपने बिल्डिंग किराए पे ली है, ऑफिस बनाया वहां पे, तो आप वहां पे जितनी मर्जी परचेजेस करें, क्या उसकी कॉस्ट को हम परचेजेस के अंदर ट्रेस बैक कर सकते हैं? नहीं, हम उसको नहीं कर सकते। ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ऑफिस के टेलीफोन के एक्सपेंसेस है। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है जो कि अपनी नेचर में इनडायरेक्ट ही है। These are the expenses which are directly or indirectly connected with the sale and delivery of goods. ये परचेजेस के साथ रिलेटेड नहीं है, ये सेल्स के साथ रिलेटेड है। These expenses vary with the sales. जी, जितनी ज्यादा सेल करेंगे उतने ज्यादा एक्सपेंसेस होंगे, जितनी कम सेल करेंगे उतने ही आपके कम डिस्ट्रीब्यूशन की और सेलिंग के एक्सपेंसेस होंगे। दे इंक्रीज और डिक्रीज विद द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ सेल्स। एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस है, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड आपकी परचेजेस से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए ये हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। सेल्समैन सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, पैकिंग एक्सपेंस एंड वेयर हाउस रेंट, ये अभी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जैसे जैसे मैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम्स पढ़ता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको मैं साथ साथ इसको क्लियर करता जाऊंगा। फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस, अगर आपने कोई इंटरेस्ट वगैरह देना है तो वो भी आपके यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा। अच्छा जी, अब एक फॉर्मेट हमारे सामने बना हुआ है और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि आप पूरी स्लाइड को देख, चले ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, हमें नजर आ रहे हैं। देखिए जी, डेबिट साइड को हम पहले लेके चलते हैं, उसके बाद मैं आपको क्रेडिट साइड एक्सप्लेन करूंगा। डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम हमें नजर आ रही है ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड। जी, अगर आपको ग्रॉस लॉस होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी डेबिट साइड जो थी ट्रेडिंग अकाउंट की, वो क्रेडिट साइड से बड़ी थी, यानी कि आपके एक्सपेंसेस की अमाउंट ज्यादा थी आपकी अर्निंग से। आपने जब उसको लेस किया तो आपको लॉस हुआ, और लॉस जो है वो आप जो है वो उसको ट्रांसफर कर रहे हैं ग्रॉस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले आप रकम लिखेंगे यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस लॉस, हम लोग जो है रुपीस वाले कॉलम के अंदर हम नीचे लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। इसके बाद आते हैं, देखिए इसको खूबसूरत बनाने के लिए एक फॉर्मेट दिया हुआ है। सबसे पहले ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस लिखिए, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लिखिए, और सबसे आखिर में फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस लिखिए हैं। ये आइटम्स देख के आपने डर नहीं जाना कि सर इतनी ज्यादा आइटम्स हम लोग याद किस तरह करेंगे। आपको सवालात के अंदर या क्वेश्चन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली इतनी आइटम्स नहीं दी होती, आपको कम आइटम्स दी होती है, मैक्सिमम 20 या 25 आइटम्स दी होंगी, जिसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, और उसके बाद आप बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन यही होगी, कुछ 5-6 आइटम या 7 आइटम्स मैक्सिमम आपको ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी, 7 आइटम्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और 8-10 आइटम्स आपकी मैक्सिमम आ सकती हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो हम देखते हैं सबसे पहले ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस में सबसे पहले सैलरीज है। वी आर श्योर अबाउट सैलरीज। सैलरीज आर द पेमेंट व्हिच वी गिव टू आवर स्टाफ फॉर इन in response to their services which we have acquired। ठीक है जी, जो भी वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, हम उसके रिगार्ड के अंदर उनसे जो हमारी कमिटमेंट होती है कि हम इतने पैसे उन्हें पे करेंगे, वो सैलरीज की मद में उन्हें पे करते हैं। इसके अलावा रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट्स पाकिस्तान में तो रेट्स नहीं होते, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ,
रेंट जो है वो मालिक मकान को या जिससे बिल्डिंग आपने किराए पे ली है उसको जाता है, रेट्स जो है वो काउंसिल को जाते हैं, और उसके अलावा काउंसिल के टैक्सेस भी होते हैं जो कि आपको रेंट के साथ ही पे ऑफ करने होते हैं। तो ये तीनों चीज़ों इकट्ठी होती हैं अगर आपको सवाल में, लेकिन आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस के अंदर रेंट की बात ही करेगा। अगर टैक्सेस की बात करेगा तो ये काउंसिल के टैक्सेस नहीं होंगे, वो आपके बिजनेस के टैक्सेस होंगे। नेक्स्ट आइटम इज पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स। टेलीग्राम्स पहले बहुत भेजे जाते थे, लेकिन अब मोबाइल फोन के बिल्स हैं। लेकिन ये है कि अगर आपने पोस्टेज की है, कोई आइटम आपने डिस्पैच की है, पोस्ट की है, तो उसके भी एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज ऑफिस इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि ऑफिस की बिजली का किराया, ऑफिस के टेलीफोन का खर्चा, प्रिंटिंग और स्टेशनरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है रसीट्स प्रिंट करने के लिए। और इसके अलावा भी आप कोई भी ऑफिस वर्क करते हैं तो आप प्रिंटिंग और स्टेशनरी आइटम्स को यूटिलाइज करते हैं। अगर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के एक्सपेंसेस लिखे हैं तो देन दे आर ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंडिचर्स, और यहाँ पे आप उसको मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सबसे पहले यहाँ पे नजर आएगा आपको कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का मतलब वो एक्सपेंस आपने दिया है कि जो आपने अगर कोई प्रोडक्ट सेल की है या आपने कहीं किसी को सामान भिजवाया है, तो ये खर्चा उसके ऊपर आपने खुद पे किया है। ये क्या खर्चा है? ये आपने अगर कोई पिकअप किराए पे ली है, उसको आपने पैसे दिए हैं, या बेशक आपने कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रक लिया है और उसको किराया दिया है। सामान आपके गोडाउन से लेके जा के दूसरे के गोडाउन तक पहुँचाने का, ये सामान मोस्ट प्रोबेबली आपने सेल किया होगा या आपने भिजवाया होगा। तो उसके ऊपर जो एक्सपेंस आएगा वो कैरेज आउटवर्ड है, और वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आता था वो आपका कैरेज इनवर्ड होता है, और वो कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस होता है परचेजेस के ऊपर। आपने जो परचेज किया है उसको दूसरे के गोदाम से आपके अपने गोदाम में ट्रांसफर करने का जो खर्चा होता है वो आपका कैरेज इनवर्ड होता है। यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड आएगा। इसके बाद एडवर्टीजमेंट की एक्सपेंसेस हैं, क्या आपने अपने आइटम्स की एडवर्टाइजमेंट की। सेल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में हमें नजर आ रहा है, तो ये दिस इज क्रिस्टल क्लियर कि एडवर्टाइजमेंट किस पर्पज के लिए की गई है। सेल्समैन की सैलरी है, सेल्समैन की कमीशन है, अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स की जो सेल करते हैं उसकी इंश्योरेंस करवाई है तो इंश्योरेंस के एक्सपेंस भी आ जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स एंड पैकिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों के तीनों यहाँ पे आएंगे। ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कंपनी के काम के लिए आपको कहीं जाना आना पड़ता है और उसके लिए आपको जो आपके खर्च अखराजात आते हैं, दोज आर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। बैड डेट्स का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को उधार दिया है, आपका कोई डेटर है या आपके कोई अकाउंट रिसीवेबल है, और वो अकाउंट रिसीवेबल अब रिसीवेबल नहीं रहे, यानी कि अब उस बंदे ने देने से इनकार कर दिया है, या बड़ा टाइम गुजर गया और आपको अब कोई उम्मीद नहीं है कि वो पैसे आपके रिकवर हों, तो दोज आर कंसिडर्ड एज बैड डेट्स, एंड बैड डेट्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस। आपने बैड डेट्स को यहाँ पे लिख दिया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में इसलिए लिखा है कि आपने लोगों से पैसे बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने अपने जाती पैसे तो नहीं दिए होंगे लोगों को, तो ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ उनको सामान सेल किया होगा। तो सेल किया होगा तो उसी मद में आपने उनसे पैसे लेने होंगे, और अगर वो पैसे नहीं आते तो आपकी सेल्स सेल के अंदर से ही आपको नुकसान हुआ है, और ये फिर आप इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं। नेक्स्ट इज पैकिंग एक्सपेंसेस। पैकिंग एक्सपेंसेस कभी हमें पता है कि प्रोडक्ट को पैक करके भेजना पड़ता है, तो पैकिंग के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आएंगे। अब जो पोर्शन आ रहा है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एंड अदर एक्सपेंसेस में सबसे पहले जो एक्सपेंस आता है वो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस है, इसको फॉर टाइम बिंग आप ये समझ लें कि ये अगर हमने कोई एसेट खरीदा है, तो एसिड अगर मैंने खरीदा है, सपोज 10,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी, और मैंने एक एस्टिमेट लगाया है कि ये जो 10,000 का फर्नीचर है मेरा 5 साल के लिए चलेगा,
ऑब्वियसली ये फर्नीचर मैंने सेल करने के लिए नहीं खरीदा, ये मैंने अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ग्रेजुअली उसकी जो कीमत में कमी आ रही है, उसको हर साल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। या इन अदर वर्ड्स, जो मैंने एसेट खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर किया है 10,000 का, मैं उसे एक्सपेंस में कन्वर्ट करूँगा हर साल। एक डिसाइडेड वैल्यू होगी, जितने साल जितने साल मैंने उसको इस्तेमाल करना है, उतने साल के ऊपर मैं उसकी वैल्यू को डिवाइड कर दूँगा कि हर साल के ऊपर जिस तरीके से अगर 10,000 है, 5 साल मैंने उसको इस्तेमाल करना है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ इक्वल टू 2000। तो ₹2000 का जो एसेट है, मैं उसको उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया हुआ है, उसको मैं एज़ एन एक्सपेंस ट्रीट करके तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर दूंगा डेप्रिसिएशन की मद में कि मैंने इतने का ये एक्सपेंस कर दिया है। असल में ये एक्सपेंस नॉन कैश एक्सपेंस है। इसके वजह से आप कैश पे ऑफ नहीं कर रहे। वो 10,000 आपने एक दफा ही पे करना था एसेट खरीदते हुए, लेकिन अब आप सिर्फ उसकी एलोकेशन कर रहे हैं, और एलोकेशन करते हुए आप सिर्फ उसको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। अगर किसी को डेप्रिसिएशन के ऊपर डिटेल चाहिए तो वो मैं जब आपको फाइनल अकाउंट्स में हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो तब मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। नेक्स्ट इज रिपेयर्स। आपने कोई मशीनरी रिपेयर करवाई है और उसको हम ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, और इसको हम मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसके अलावा अगर आपने ऑडिट करवाया, अपनी फर्म का ऑडिट की फीस दी है, तो वो भी आपका एक्सपेंस है। इसके अलावा अगर आपने कोई अमाउंट लोन पे ली है और उसके ऊपर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, तो दैट इज आल्सो रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये अखराजात है ना, ये डिफरेंट किस्म के अखराजात है, और आपको अखराजात अपने तमाम के तमाम या तो डायरेक्ट होंगे या तो इनडायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। इसके बाद आता है जी कमीशन पेड। आपका कमीशन आपने पे किया किसी भी सूरत में, अगर आपने सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी है, उसके लिए आपने कोई कमीशन पे किया है। अगर आपको कोई काम निकलता है बिजनेस का, तो आप उसको कमीशन पे करते हैं। ये किसी भी किस्म का कमीशन हो सकता है। इसके अलावा बैंक चार्जेस हैं। बैंक चार्जेस भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। और इसके अलावा लीगल चार्जेस भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो ये था जी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। और अगर आपको प्रॉफिट होता है, इसका मतलब ये है कि आपकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से हैवी है, तो आप सबसे आखिर में यहाँ पे मेंशन कर देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे जो अमाउंट आएगी उसकी हम वो इसके सामने कॉलम में लिख देंगे। इसके अलावा हम क्रेडिट साइड पे आते हैं। तो क्रेडिट साइड पे हम लोगों ने फर्स्ट आइटम है, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट डायरेक्टली हम लोग ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और उसको सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके अलावा फर्स्ट आइटम लिखी हुई है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट या सूद के कारोबार में मुलविस नहीं है। हम लोग कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसी चीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी को पैसे दिए थे, तो उसने उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो दी है। तो दिस इज अ सोर्स ऑफ एन अदर इनकम। ये अदर इनकम्स में आएगी, और अदर इनकम्स क्योंकि डायरेक्ट इनकम नहीं है, ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो हम इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट करते हैं। तो इनडायरेक्ट इनकम को हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड भी सेम है इसी तरह ही कि आप रेंटल बिजनेस में तो है नहीं, आपने कोई पोर्शन किराए पे दिया अपने बिजनेस का, और उसका आपको रेंट आ रहा है, दैट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट इनकम। आप इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके अलावा डिस्काउंट है, अगर आपको डिस्काउंट रिसीव्ड है तो दैट इज आल्सो अ रेवेन्यू। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको डिस्काउंट ऑन सेल्स या डिस्काउंट ऑन परचेजेस लिखा हो, तो उन आइटम्स को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में
ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर आपको सिंपली डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हो, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों को ट्रीट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब ये है कि आपको किसी से डिस्काउंट मिला, दैट इज योर रेवेन्यू। और रेवेन्यू जो है हम मेंशन करते हैं क्योंकि ये अनदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, और ये हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करेंगे। अगर आपकी कंपनी ने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं और उसको प्रॉफिट हुआ है, उसने डिविडेंड अनाउंस किया और आपको डिविडेंड मिल गया है, तो डिविडेंड भी हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अगर आपको बैड डेट्स रिकवर हो गए किसी सूरत में, क्योंकि पहले हम उसको बैड डेट्स को हम ट्रीट करते थे एज एन एक्सपेंस, तो हमने जब ट्रीट कर दिया उसको एज एन एक्सपेंस और किसी तरीके से साल में या अगले साल में हमें वो रिकवर हो जाता है, तो दैट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अस। और हम लोग क्योंकि एक्सपेंस करके लिख बना के इसको पहले राइट ऑफ कर चुके होते हैं, तो ये एक सोर्स ऑफ अदर इनकम बन जाता है, फिर हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। Next item is provision for discount on creditors. Provision for discount on creditors का मतलब ये है कि अगर हम कोई प्रोविजन बनाते हैं कि हमने अपने क्रेडिटर्स को डिस्काउंट देना है, तो क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट देना है, तो वो प्रोविजन भी हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनके हमने पैसे वापस करने होते हैं। और हम ये एक प्रोविजन का मतलब ये है कि हम अपनी एस्टिमेशन करते हैं कि हमें अपने क्रेडिटर से कितने परसेंट डिस्काउंट मिल सकता है जो हमने उनकी अमाउंट वापस करनी है। जैसा कि केस मैंने आपको बताया कि आपने कोई आइटम खरीदी थी n बाय 2/10 और n बाय 30 पे, तो आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया उसी दिन पे, और जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो पता चला कि इस ईयर एंड क्लोज हो रहा था, और उसके बाद आपने उसके ऊपर प्रोविजन जब बनाई अपनी क्रेडिटर्स के ऊपर, तो आपको आइडिया था कि हमें इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपने उस प्रोविजन को अवेल किया और आपको डिस्काउंट मिल गया क्रेडिटर से, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके अलावा मिसलेनियस रेवेन्यू के कोई भी जरिया हो कि आपको पता चले कि आपकी कोई कहीं ना कहीं से इनकम आ रही है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज योर नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर आपको खुदा ना खास्ता लॉस होता है तो लॉस इस साइड पे आएगा, आपकी डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से हैवी होगी, और जब हैवी होगी तो आप यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे रुपीस के कॉलम में अमाउंट्स को। और ये था जी आपका ट्रेडिंग अकाउंट। के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अब हम एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, और एग्जांपल करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हम लोग आगे क्या करेंगे। थोड़ा सा रुक जाए जी, ट्रायल बैलेंस। अच्छा जी, ये एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे सामने, और जी इलिस्ट्रेशन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। जी इलिस्ट्रेशन नंबर 4 में ट्रेडिंग अकाउंट का हमें सबसे पहले हम सवाल रीड करते हैं, और उसके बाद मैं सबसे पहले एक फॉर्मेट बना दूं ताकि हम लोग इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर लें। जी
जी ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या तारीखें लिखी हुई हैं सवाल के अंदर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1990। जी ये थी हमारी इंफॉर्मेशन जो हमें सबसे पहले आई, इसमें हमने किया जी इसको हमने मर्ज करना है जी हमने सबसे पहले। एक छोटी सी गलती हमने की है यहाँ पे, हमने सबसे पहले स्पेस नहीं छोड़ी। किस चीज के लिए स्पेस नहीं छोड़ी हमने? हमने सबसे पहले इस कंपनी का नाम लिखना है और इसको मैं मर्ज कर दूं एक दफा। जी दिस विल बी आवर फॉर्मेट और जी ये हो गया जी हमारा फॉर्मेट एक बना लिया हमने एक। हम अब रीड आउट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस ऑन 31st March 1990 prepare a profit and loss account and also give the entries to close the above accounts। ठीक है जी, हम लोग क्लोजिंग एंट्री नहीं कर रहे, हम सिंपली जो है इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं कि कौन सी आइटम किस साइड पे आएगी। हमें ट्रेडिंग अकाउंट का वो बैलेंस बताता है ग्रॉस प्रॉफिट 24,000 और यहाँ पे हमें बंदे का नाम नहीं दिया। हम कंसिडर करते हैं XYZ कंपनी का नाम है या बंदे का नाम है XYZ एंड सन्स लिख देते हैं हम इसके ऊपर। दिस इज द कंपनी नेम। और अब हम स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैलेंस नजर आता है ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा हमारी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपकी आपकी आसानी के लिए, यहाँ मैं डेबिट लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट लिख देते हैं, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है, इसके ऊपर लिखते हैं हम, इसको हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली आइटम है जी ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड। BF का मतलब है ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं B और D लिख देंगे। तो अमाउंट कितनी है जी 24,000। अगर याद हो आपको तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डेबिट साइड के ऊपर लिखा होता है, लेकिन अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्रेडिट साइड पे होगा, ये क्रॉस में आएगा। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया। उसके बाद सबसे पहले हमें आइटम जो नजर आ रही है वो सैलरीज की आइटम आ रही है। तो सैलरीज क्या होती हैं जी? सैलरीज हमारा जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरीज को हमने सिंपली यहाँ पे डेबिट साइड पे मेंशन कर दिया। सैलरीज कितनी थी जी? 10,000 की, हमने 10,000 मेंशन किया। नेक्स्ट इज रेंट। रेंट इज आल्सो एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रेंट इज आल्सो एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस और रेंट को भी हमने आगे मेंशन किया। रेंट इज 4,000 और 4,000 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और हम इस डेप्रिसिएशन को भी यहाँ पे मेंशन करते हुए डेप्रिसिएशन लिख देंगे 300 की। नेक्स्ट आइटम इज डिस्काउंट अलाउड। मैंने आपको जैसे बताया था कि डिस्काउंट अलाउड जो है वो भी हमारा इनडायरेक्ट जो है वो एक्सपेंस होगा। और हम डिस्काउंट अलाउड को भी, क्योंकि ये लिखा नहीं हुआ कि सेल्स है के ऊपर डिस्काउंट अलाउड है,
ये किसी और वजह से भी डिस्काउंट अलाउड हो सकता है, तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख देंगे। 250 यहाँ पे हम मेंशन किया। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ सोर्स ऑफ इनकम, इनडायरेक्ट इनकम है जी डिस्काउंट रिसीव्ड। हम डिस्काउंट रिसीव को हम लोगों ने सिंपली मेंशन किया यहाँ पे, और हमारे पास 100 की अमाउंट डिस्काउंट रिसीव की। इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव्ड का मतलब ये है कि हमने किसी को उधार पे पैसे दिए थे और उसने उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एन इनकम। और अगर इस रिसीव्ड के बजाय यहाँ पे लिखा होता है इंटरेस्ट पेड, तो हम लोग उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना था हमने। अब हमें प्रॉफिट हुआ है, हमें नजर आ रहा है कि प्रॉफिट वाली साइड जो है वो हैवी है। हम अब इसका टोटल लेंगे। जब हम टोटल लेंगे तो इसको सबमिशन करते हैं जी, एक्सेल के अंदर हम ऑटो सम करेंगे तो 24,150 आएगा। मैं इज इक्वल टू करके ये दोनों अमाउंट सेम कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जो नेक्स्ट टर्म हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी नेट प्रॉफिट। इसका जो बैलेंसेस आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, वो या तो नेट प्रॉफिट की सूरत में आएंगे, या तो अगर लॉस होगा तो नेट लॉस को हम करेंगे नेट प्रॉफिट। आगे लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट लिखूंगा मैं इसको। और यहाँ पे मैं कितनी अमाउंट है जी इसकी बनती, मैं इसको 24,150 में से माइनस करूंगा 10,000, माइनस करेंगे हम 4,000 की अमाउंट को, माइनस करेंगे 300 को, और माइनस करेंगे 250 को, तो मेरे पास अमाउंट आई है 9,600 की। दिस इज माय नेट प्रॉफिट। और ये थी एक छोटी सी क्या कहते हैं एग्जाम्पल, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में कामयाब हुए। और आगे चलते हैं, आई थिंक वी माइट हैव अनदर एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन एक और होगी, हम उसको हल करेंगे और मैं फिर आपको होमवर्क दे दूंगा कि आपने क्या क्या करना है। जी हमारे पास एक और आ गई है इलस्ट्रेशन, लेकिन इसके अंदर बहुत सी आइटम्स हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 1990. Also prepared a revised trial balance after preparation of trading and profit and loss account. तो रिवाइज ट्रायल बैलेंस जो है हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके लिए हम सिंपल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और कंपनी का नाम इसमें भी नहीं दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अब मैं आपको बनाना सिखाता हूँ कि इसकी हम लोग ट्रीटमेंट किस तरीके से बनाएंगे। अच्छा जी, कंपनी का नाम हम लिख लेते हैं XYZ एंड सन्स ही। और हमारे सामने उसने हमें रिक्वायरमेंट किया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब जो हमने जो हमेशा है कंबाइन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ट्रेडिंग लिख दूंगा, ट्रेडिंग के बाद मैं लिखूंगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैं दोनों अकाउंट जो है वो इकट्ठे बनाऊंगा। ठीक है जी। फर्स्ट आइटम देखता हूं मैं, क्या कहीं के पे कैपिटल लिखा हुआ है। आज तक हमने कैपिटल इज एन एक्सपेंस और अनदर एंटिटी। एक्सपेंस और रेवेन्यू देखेंगे हम लोग कि एक्सपेंसेस कौन से हैं और रेवेन्यूज कौन से हैं। तो कैपिटल भी जो है वो हमारा एक्सपेंस या रेवेन्यू में से कुछ नहीं है, ये दैट इज इंटरनल लायबिलिटी। और ये इंटरनल लायबिलिटी को हम लोगों ने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रीट नहीं करना। हमने सिर्फ ये देखना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो हम मेंशन करें। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जो है वो भी आइटम यहाँ की नहीं है। ड्राइंग जो है वो मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो पैसे निकालता है बिजनेस से, वो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। दिस इज एन आइटम ऑफ बैलेंस शीट। बिल्डिंग भी जो है वो एसेट है, मशीनरी भी एसेट है, बिल रिसीवेबल भी एसेट है। बिल्स पेएबल क्या होते हैं जी, बिल्स पेएबल हमारी लायबिलिटी है। डेटर्स एसेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी। रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड लिखे हुए हैं। एक रिटर्न इनवर्ड के आगे लिखे है 4,000, और लेकिन 1,40,000 आगे लिखा हुआ है। उसके बाद रिटर्न्स आउटवर्ड लिखा हुआ है हमें 200 का, और 5,300 आगे उसकी अमाउंट लिखी हुई है। ये मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। रिटर्न इनवर्ड के आगे ये अमाउंट है, और रिटर्न आउटवर्ड के आगे
हमारी अमाउंट नहीं नज़र आ रही मुझे, और हम इसको देख लेते हैं क्या अमाउंट है। लेकिन रिटर्न के बाद कैरेज इनवर्ड में हमें 2000 नज़र आ रहा है, कैरेज आउटवर्ड में 1000 है, फर्नीचर में 8400 है, वेजेस के अंदर हमें 50, वेजेस में हमें 51,600, सैलरी 70,000, स्टॉक ऑन 1st ऑफ जनवरी 1990 हमें 80,000 नजर आ रहा है। परचेजेस की अमाउंट हमें नजर आ रही है 1,02,000, सेल्स की अमाउंट भी हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही, लेकिन ये 4,36,000 है, 4,36,000। तो यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स की अमाउंट है, सॉरी 1,40,000 जो है वो क्रेडिटर्स की अमाउंट है, और रिटर्न इनवर्ड की अमाउंट है 4,000। हम इसको टैली भी कर लेते हैं, लेकिन ये है कि अब अभी थोड़ी सी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। खैर, बैड डेट्स हमारे 2400 के हैं, रेंट हमारा 12,200 का है, कैश इन हैंड इज 50,800। कैश कहाँ की आइटम है जी? कैश हमारा एसेट है, हम इसको यहाँ पर ट्रीट नहीं करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस आर 18,500। तो अब हम आइटम्स देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस की और डायरेक्ट रेवेन्यू की आइटम्स कौन कौन सी हैं। तो हमें पता है कि हम जो जब ये शुरू करते हैं सवाल, तो सबसे पहले हमारी आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट की होती है वो ओपनिंग स्टॉक की होती है। ओपनिंग स्टॉक के बाद सेकंड आइटम जो हमने देखना है, एक यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है जी, ये हमने दोनों चीजें मेंशन कर दी। ओपनिंग स्टॉक कितना था जी? ओपनिंग स्टॉक नजर आ रहा है आइटम नंबर 16, और ये 80,000 का ओपनिंग स्टॉक हमें नजर आ रहा है। उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट, ये ट्रायल बैलेंस के बाद हमें मेंशन किया गया है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 70,000। हम यहाँ पे इसको 70,000 को मेंशन कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो गए। अब हमने देखना है कि हमारी परचेजेस कितनी है। देखें, होता ये है कि आप आइटम वाइज सबसे पहले देख लेते हैं कि जिस तरीके से इलिस्ट्रेशन नंबर 5 के, अगर आप जहां पे मेरा कर्सर है यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज आप देखते हैं कि यहाँ पे बाहर आउटसाइड यहाँ पे बैलेंस शीट का लिखा हुआ है, ये आइटम ऑफ बैलेंस शीट है, ये आइटम ऑफ बैलेंस शीट है। हमने सबसे पहले इन तमाम आइटम्स की ना क्लासिफिकेशन कर लेनी है। क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि हमने इन तमाम आइटम्स को रिकॉर्ड कर लेना है कि कौन सी आइटम कहाँ पे हम मेंशन करेंगे। अब मुझे मेरा तजर्बा हो चुका है तो मुझे इतनी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपने क्योंकि सवाल हल करना है तो इसको क्लैरिटी लाने के लिए कि आप कोई आइटम जो है वो मिस ना कर दें, या आप कोई आइटम दो जगह पे ट्रीट ना कर दें, तो आपने उसको पहले मेंशन कर लेना है कि बैलेंस शीट की आइटम है तो हम इसको नहीं देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हुए। ये ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है तो हम सिर्फ इसी को ट्रीटमेंट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। और अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम को जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ उसको तब ही हम लोग मेंशन करेंगे। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक मेंशन कर दिया। नेक्स्ट इज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे परचेजेस आती हैं। सॉरी जी। नेक्स्ट आती है परचेजेस। परचेजेस कितने की हैं जी? परचेजेस हम देखते हैं तो हमें नजर आती हैं 1,01,02,000 की नजर आती हैं। परचेजेस हमने देख ली ट्रेडिंग अकाउंट में, तो साथ ही हमें देखा कि सेल्स कितने की हैं। सेल्स हैं जी हमारी 4,36,000 की। हमने सेल्स की जगह पे 4,36,000 हमने मेंशन कर दिया। अच्छा जी, मैंने अंदर इनको क्यों मेंशन किया है वो इसकी वजह है, उसकी रीजन है। और वजह और रीजन ये है कि मुझे पता है इसके ऊपर रिटर्न्स होंगे दोनों साइडों पे। तो अब हम देखते हैं कि इसके रिटर्न्स कहाँ पे हैं। रिटर्न इनवर्ड का मतलब ये है कि जो हमने सेल की थी उस पे हमें रिटर्न आ गया है, तो माइनस करेंगे, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे हम रिटर्न्स। ये रिटर्न्स इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड की अमाउंट कितनी है? 4,000, और 4,000 को मैंने यहाँ पे मेंशन किया, माइनस किया इसको,
तो इज इक्वल टू 436 माइनस 4000 इज इक्वल टू 4,32,000। अब परचेजेस में देखता हूँ, परचेजेस में से मैंने, क्योंकि आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको नजर आएगा कि आइटम्स की क्लासिफिकेशन उन्होंने की हुई है। रिटर्न्स आउटवर्ड का मतलब है परचेजेस रिटर्न, जो मैंने परचेजेस की थी उस वो मैंने सामान वापस भेज दिया है। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है कि ये अब क्रेडिट हो रहा है, तो ये 5300 की अमाउंट जो है यहाँ पे मैं इधर से माइनस करूंगा। रिटर्न रिटर्न्स, अच्छा जी माइनस करेंगे 5300 is equal to 1,02,000 माइनस 5300, अब आ गया 96,700। ये थी जी रिटर्न्स। अब नेक्स्ट आइटम देखते हैं कि जी नेक्स्ट आइटम ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी हो सकती है। तो हमें नजर आ रहा है जी कैरेज इनवर्ड जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम है। हम लोगों ने कैरेज इनवर्ड को मेंशन किया। कैरेज इनवर्ड इज इक्वल टू 2000 हमने मेंशन किया। तो जो हमने इसकी क्लासिफिकेशन की हुई थी वो हमारे काम आई, और जो हमने साइड पे मेंशन किए हुए तमाम आइटम्स के, ये आइटम ये कहाँ कहाँ पे रिकॉर्ड होनी है। सिंपली हमने जब रिकॉर्डिंग कर ली है तो हमने सिर्फ उठा के वो वैल्यूज अपने फॉर्मेट के अंदर डालनी है, तो हमारा आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेजेस हमें नजर आ रही हैं। वेजेस भी आइटम होती है ट्रेडिंग अकाउंट की। वेजेस आर, मैं वेजेस की अमाउंट जरा कैलकुलेट कर लूँ कि वेजेस की अमाउंट कितनी है। स्टॉक है जी 80,000, वेजेस आर 51,600। 51,600 की वेजेस को हमने मेंशन किया। अब कोई आइटम रहती तो नहीं है जी। जनरल एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट, कैश, रेंट, बैड डेट, सेल्स, परचेज दोनों रिकॉर्ड हो गए। स्टॉक भी रिकॉर्ड हो गया। सैलरीज, वेजेस, फर्नीचर, कैरेज इनवर्ड भी रिकॉर्ड हो गया। रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड दोनों रिकॉर्ड हो गए, और बाकी सारी आइटम्स बैलेंस शीट की हैं। नाउ आवर ट्रेडिंग अकाउंट इज कंप्लीट। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस साइड का टोटल लूंगा, और टोटल लेने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे इसको ड्रैग करना है, और देन व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट मेक एन ऑटो सम, कंट्रोल बी इज इक्वल टू दिस अमाउंट। ये अमाउंट आ गई। अब मैं देखता हूँ जी कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। ग्रॉस profit carried forward is equal to this amount minus opening stock minus purchases minus carriage inward and minus wages। तो ये आ गई 2,71,700। अब एक ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड किया मैंने, किस तरीके से कैरिड फॉरवर्ड किया, मैंने कंट्रोल सी किया और इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कंट्रोल बी। तो इक्वल्स टू, ये आ गया जी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो टोटल्स हैं दोनों, ये सेम जो है वो कॉलम में हम लोगों ने मेंशन करने हैं, आमने सामने होने चाहिए दोनों। और मैं इसको, इसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए कि ये आमने सामने होने चाहिए, मैं इसको एक प्रॉपर कलर दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये दोनों अमाउंट जो है वो सेम फॉर्मेट में आमने सामने होनी चाहिए, एक ही रो के अंदर होनी चाहिए। अब जी हमारे पास ये था जी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और अब हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए बैलेंस हम ले आए आगे। अब हम देखते हैं कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज कौन से हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने मेंशन कर दिए थे कि बैलेंस शीट के आइटम एक, ये आइटम कहाँ पे पेस्ट होनी है, पोस्ट होनी है। अब हम देखते हैं, तो पहले हमें
आइटम नंबर 11 तक जो है कोई आइटम ऐसी नहीं है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए। तो आइटम नंबर 12 जो है कैरेज आउटवर्ड, हमें नजर आती है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम है। हम सिंपली कैरेज आउटवर्ड को यहाँ पे मेंशन करेंगे। कैरेज आउटवर्ड इज 1000, हमने मेंशन कर दिया 1000 अमाउंट है। उसके बाद next item is furniture. Furniture is from balance sheet. Wages is from trading account. Salaries is recorded on the debit side of profit and loss account, और हम लोग इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। सैलरीज अमाउंट लिख देंगे हम। सैलरीज कितनी है हमारी? सैलरीज है जी 70,000। 70,000 हमने जो मेंशन किया। इसके बाद नेक्स्ट है जी स्टॉक। स्टॉक तो हम लोग पहले मेंशन करें, परचेजेस सेल्स दोनों आ चुकी हैं। बैड डेट्स आएंगे जी। बैड डेट्स हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा बैड डेट्स। बैड डेट्स इज 2400, और 24 के बाद रेंट है जी। रेंट आ गया हमारा 12,200, और उसके बाद कैश इन हैंड इज और एसेट और जनरल एक्सपेंसेस हमारे जो हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। जनरल एक्सपेंसेस हमने मेंशन किए 18,500। तो ये थी जी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो थी डिफरेंट आइटम्स हमने यहाँ पे मेंशन की। इसके अलावा हम देख लेते हैं कोई और आइटम तो नहीं रहती जो कि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। जनरल एक्सपेंसेस, cash in hand, rent, bad debt, sales, purchases, stocks, salaries, wages, furniture। तो मुझे कोई ऐसी आइटम नजर नहीं आ रही जो कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करें। जी, अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट है। तो देन वी विल कैलकुलेट आवर नेट प्रॉफिट। जी, अब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल के आया है, सॉरी, टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकल गया है 2,71,700। मैंने एज इट इज इसको मेंशन किया, और मैं अब क्या करूंगा कि मैं इस अमाउंट में से माइनस करना शुरू कर दूंगा जो कि बाकी अमाउंट्स हैं। क्रेडिट साइड में से माइनस करूंगा डेबिट साइड की अमाउंट्स। तो मेरे पास मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आज के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये मैंने अमाउंट्स तमाम की तमाम माइनस की, तो मेरे पास 1,67,600 जो है ये मेरा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट मैं लिखूंगा इसको, और ये मेरा अमाउंट यहाँ पे आ गया कैलकुलेट होके। तो ये था जी हमारा टोटल। अब इसको भी मैं एज सच मेंशन कर देता हूँ, और ये जी दो कॉलम्स बना के तो अब हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ये थी जी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और इसकी अब हम प्रैक्टिस करेंगे। ये दो क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। लेट्स सी आवर आंसर इज करेक्ट और आंसर इज रॉन्ग। अब हमने यहाँ पे आंसर निकाला तो हमारा डीटो आंसर सेम आया है। इसका मतलब है हमने बिल्कुल कोई भी ऐसी चीज कोई भी हमने गलत नहीं लिखी जिसको दूसरी साइड पे होना चाहिए था। तो चलें लेट्स टेक सम क्वेश्चंस।